नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सट में हमारे साथ कानपुर से डॉक्टर प्रभात वाजपेयी जी और चंडीगढ़ से अजय जी जुड़े हैं। आप दोनों महानुभावों का स्वागत है। जी नमस्कार। मेरे ख्याल से दोनों महानुभावों का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी कानपुर यूनिवर्सिटी के बड़े मशहूर प्राध्यापक जो विश्व के बारे में अध्ययन करने वाले अजय जी मुझे अक्सर बताते हैं कि सबसे ज्यादा अध्ययन करने वाले और न केवल अध्ययन करने वाले, अपने छात्रों को और मित्रों को वो ज्ञान बांटने वाले डॉक्टर प्रभात वाजपेयी जी हमारे साथ डीप स्टेट के बारे में ये दूसरा एपिसोड करने के लिए हाजिर हैं। आपका स्वागत है। अजय जी तो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और डॉक्टर वाजपेयी जी के बारे में बड़े आदर से मुझे आपने परिचय कराया था, इसलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, उनका भी स्वागत है। आज जो बात करना है, मैं वाजपेयी साहब से ही शुरुआत करूंगा और फिर अजय जी सवाल करेंगे, यानी ताकि मेरा काम थोड़ा सरल हो जाएगा। डीप स्टेट के बारे में मेरे ख्याल से हमने पहला एपिसोड जो किया था वो विविध देशों में सत्ता परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, ये डीप स्टेट क्या है, उसके बारे में हमने पहला एपिसोड किया था और आज के एपिसोड के साथ में हम उसका लिंक भी जोड़ेंगे ताकि जिन्होंने वो पहला एपिसोड मिस किया है वो उसको देख सके। तो आज नए विश्व ऑर्डर के बारे में, नई विश्व व्यवस्था के बारे में डॉक्टर प्रभात वाजपेयी जी से अनुरोध है कि प्रारंभ आप करें और मेरे ख्याल से उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अजय शुक्ला जी विश्लेषण करेंगे और कुछ सवालात भी करेंगे ताकि मेरा काम थोड़ा सरल हो जाएगा। अजय जी, आप दोनों का फिर से स्वागत है और हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आपके ज्ञान का उनको लाभ मिले। आप डॉक्टर वाजपेयी जी। देखिए, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारे के सारे और फाइनेंशियल्स, सबसे बड़ी बात है फाइनेंस, तो इनके 4 मेन बिजनेस हैं जिन पर इनका कब्जा है। एक तो है वॉर आर्सेनल्स, हथियारों पर, दूसरा पेट्रोलियम पर, तीसरा फार्मास्यूटिकल्स पर और चौथा जो सबसे बड़ा है वो ड्रग्स पर। ड्रग माने ये जो नशीली दवाएं, मॉर्फिन, हशीश, ने रिपोर्ट किया है कि CIA का ब्लैक बजट इन्हीं सब तस्करी से ही खड़ा किया जाता है जिसका उनको कहीं कोई हिसाब नहीं देना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके चलिए। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट 2015 से वो फ्रांसिस ने एक चीज और जोड़ दी, वन वर्ल्ड वन रिलीजन। उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और संक्षेप में एक चौथा पॉइंट ये है कि वर्ल्ड लीडर्स फॉर टुमारो, इस प्रकार के नेताओं की ट्रेनिंग कराई जाए जो एक ही दिशा में सोचते हों और इनके वन वर्ल्ड वन ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट यानी यूनिफाइड विश्व की, ग्लोबलाइज दुनिया की के निर्माण इसमें मैं जोड़ दूं जो डॉक्टर वाजपेयी ने जो कहा कि फ्यूचर के लिए जो लीडर्स तैयार करने की जो पूरा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की ही ट्रेनिंग नरेंद्र मोदी 1993 में करके आए थे। उसी की ट्रेनिंग जो है ओबामा ने भी की, सेम इंस्टीट्यूट्स, और वो इंस्टीट्यूट CIA संचालित। जी। और इसमें वाजपेयी साहब, कल अजय जी हमारे साथ जब जुड़े तो आपने मोदी जी के
पूर्व संगठन यानी वर्तमान संगठन भी कह सकते हैं, आरएसएस के बारे में भी यही बात कही थी कि एक ही सोच, सब वो कहेंगे रात है तो रात, दिन है तो दिन, ये वो मूलभूत सिद्धांत है। जितने भी दुनिया में इस प्रकार के संगठन है जो रजिस्टर्ड नहीं है और बड़े बड़े स्तर पर चल रहे हैं, उन सबके मूल में यही सोच है कि एक ही विचारधारा, बिना इफ एंड बट, कोई प्रश्न नहीं करेगा, जो कहा गया वो मान लो, चाहे वो फ्रीमैसन हो, चाहे मैसोनिक लॉज हो, चाहे कबाला ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नाइट्स ऑफ माल्टा हो या क्रूसेडर्स हो, इन सब में ये बात कॉमन है कि सवाल कोई नहीं करेगा। तो आइए शुरू करते हैं इसके इतिहास से। तो मैं इसी पे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को देखिए, बेसिकली हम लोग इतना समझते हैं कि हाँ एक नए तरीके से क्या चीजें डिफाइन होनी है, वर्ल्ड को कैसे चलाना है। चूंकि एक बहुत ईमानदारी से सच ये है कि वो वक्त चला गया जब आप अपने अपने ढंग से अपनी चीजों को डिसाइड करते। अभी एक हाल की घटना का जिक्र करके करूंगा कि टाटा समूह जो है, टाटा ट्रस्ट जो है, जो टाटा सन्स का है, उसमें एक रूल था कि 75 साल की उम्र के बाद में कोई भी व्यक्ति उसका वो नहीं रहेगा में। अब आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने या सीधे कहें अमित शाह ने, जो भी कहिए, आरएसएस के एक बंदा विजय सिंह को उसमें बैठा रखा। वो 75 के होने के कारण हटाना पड़ा। अब उस चक्कर में अमित शाह ने अपने घर पे टाटा सन्स के सारे ट्रस्टीज को बुलाया, वित्त मंत्री को भी बुलाया और बता दिया कि आप अपने नियम बदल लीजिए, हमें हमारा ये बंदा चाहिए है। तो कैसे कारपोरेट घरानों पे कब्जा किया गया है इसका ये सबूत है, और उन्हें नियम बदल के उसे रीअपॉइंट करना पड़ा। तो ये सोचिए, टाटा हमारे देश का सबसे बड़ा समूह, और उस समूह की यदि ये स्थिति है तो बाकी की क्या होगी, क्योंकि अंबानी वगैरह वैसे आपको लगते हैं, लेकिन टाटा सबसे बड़ा है एसेट्स। तो ये स्थिति है, और यही स्थिति अंबानी के यहाँ हो या दूसरे यहाँ हो, हर जगह, या अदानी के यहाँ हो, सबके यहाँ इसी तरह। तो मैं इसी पे सवाल भी है प्रभात जी से कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या इसी तरह से कुछ कब्जा करने का है, और क्या है इसका पूरा वो? इसको दो हिस्से में हम लोग बात करते हैं। एक तो इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा जो करंट परिप्रेक्ष्य है उसका, क्योंकि विकास समझना बहुत जरूरी है, कैसे धीरे धीरे ये बढ़ता गया आइडिया आगे। तो यहूदियों का एक हुआ करता था संगठन कबाला, उसको एसेंसेस भी कहा जाता था, एसेंसेस कह लीजिए, एसेंसेस कह लीजिए। इन्होंने क्या किया कि इसके पे, अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट, इससे संबंधित कागजात एक भारतीय मठ में भी पाए गए हैं, उसी यहूदी संगठन के। तो ये भारत में नया प्रवेश नहीं है, ये पुरानी कहानी है। इन्होंने एक आइडिया रखा कि दुनिया को एक रास्ते पर लाया जाए जिसमें सारी ह्यूमैनिटी का एक ही तय लय हो, एक ही ताल हो, एक तरीके से चले सब। और पाइथागोरस से लगा करके ये प्रोजेक्ट डेवलप हुआ, जब इसको पहली बार कहा गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अर्थों में। एग्जैक्ट शब्द ये नहीं था, वो आया बाद में। दूसरी अवस्था में ये हुआ कि मैसोनिक स्लोगन है, फ्रीमैसन या मैसोनिक लॉज का, आर्डो डी चाओ, आपदा खड़ी करो फिर उसमें अवसर तलाशो, लिटरल ट्रांसलेशन है। आपदा में अवसर, जो शब्द सुना था ना आपने नरेंद्र मोदी के मुंह से, ये आर्डो उसी डचाओ,
हम ये तो वर्ड गुजरात में तो बहुत सुना है अजय जी, गुजरात में तो अक्सर सुना है। इसका ओरिजिनल है लैटिन में आर्डो एब चाओ, उपद्रव से व्यवस्था निकालने का कार्यक्रम। पहले उपद्रव खड़ा कराइए, फिर व्यवस्था निकालिए। इसमें कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के विश्वासों वाले लोगों में एक उपद्रव खड़ा करिए और फिर उसमें एक व्यवस्था निकालिए। ये वैसे ही है कि जैसे हिंदू को मुस्लिम से, ईसाई को हिंदू से या सिख से या उससे मुस्लिम से लड़ाया, पारसियों को मुसलमानों से लड़ाया। और ये सारी चीजें भारत के इतिहास में सांप्रदायिक दंगे की शुरुआत जो है वो गुजरात से होती है। और सबसे पहला जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था वो पारसियों से हुआ था, पारसी और मुसलमानों के। मुंबई अब में, देखिए मुंबई में 1970 में 170 जी जो इनका मूल संगठन है जिसका नाम बहुत कम बाहर आता है, उसको उन्होंने अपना नाम दे रखा इल्यूमिनेटी, कि हम ही अकेले प्रकाशवान हैं, इल्यूमिनाइज्ड हैं, बाकी सब अंधेरे में हैं। जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता। वो अहो जर्मन ब्रह्मास्मि। वो एक जर्मन फिलोसोफर था जॉर्ज ह्यूगेल, उसके दर्शन को अपना आधार मानते हैं आजकल के समय में। पुराना आधार उसका दूसरा था, पुराना आधार तो एडम विचार था। तो उसमें वो कहते हैं क्राइसिस लीड्स टू अपॉर्चुनिटी। उपद्रव जो है या आफत जो है वो आपको अवसर देती, वाह। आपदाएं अवसर प्रदान करती। अब देखिए ना, इसका इसका उदाहरण देख लीजिए। आपदा आई, कोरोना आया, दुनिया उससे लड़ रही थी। नरेंद्र मोदी एक निजी निजी फंड स्थापित कर रहे थे, पीएम केयर फंड। नाम ऐसा ओबामा दिया जा रहा केयर्स, था, डोमेन ऐसा दिया जा रहा था कि ये है, और उससे पैसा लूटा जा रहा था, वसूला जा रहा था। अगले एपिसोड में जब हम लोग ओबामा पर चर्चा करेंगे तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि ओबामा ने भी एक फंड खोला था, ओबामा केयर्स। बिल्कुल, हाँ। स्टडी कर लीजिए ओबामा ये केयर्स। नहीं, दोनों की ट्रेनिंग एक ही से हुई ना, उसकी भी और इसकी भी। पैरेलल जा रहे हैं। हाँ, दोनों की अब ये 60 उसमें ट्रेनिंग हुई है जो 93 में नरेंद्र मोदी ने सीआईए के उसमें ट्रेनिंग की, उसी की ट्रेनिंग ओबामा की है। ओबामा तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बहुत एग्जाम्पलरी, यूनिक। तो अब आगे स्थिति आती है कि पहले प्रॉब्लम खड़ी करो, फिर जनता का रिएक्शन देखो। देखिए ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने के तरीके हैं। पहले समस्या खड़ी करो, फिर जनता का रिएक्शन देखो, और फिर एक सोल्यूशन बता दियो। कोरोना कोरोना कोरोना, जनता भयभीत, बोले ताली बजाओ घंटी बजाओ, और फिर उसके बाद वैक्सीन लग जाए। सोचने समझने का ये समय जलाओ। ही नहीं। नहीं नहीं, ये यही नहीं, प्रभात जी इस बात को भी बताइए कि कैसे फार्मा इंडस्ट्री को फिर उसमें लाया गया, कैसे दवाओं वो के भैया, दाम एकदम से बढ़ाए गए, क्राइसिस क्रिएट की गई दवाओं की, और उसके बाद में ब्लैक में सब में दवाएं सब कुछ बिका, फिर वैक्सीन। जबकि जो साइंस में किसी भी इजाद किया जाता है तो उसके टेस्ट के प्रोसेस होते हैं, बगैर टेस्ट प्रोसेस पूरे किए वैक्सीन लगा दी गई, जिसके कारण आज दुनिया भर में लोग मर रहे हैं। तो ये पूरा वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सिस्टम जी। वो एक अलग से एपिसोड है, बनाना पड़ेगा, कोविड होक्स, और वो लंबी कहानी है। बस इतने से समझ लीजिए, जिसने पीसीआर का अन्वेषण किया था, खोज की थी, मशीन बनाई थी, म्यूलिस, उसने खुद कहा था ये किसी रोग का परीक्षण नहीं कर सकता, और कोविड के सारे परीक्षण पीसीआर पर हुए।
और कोविड महामारी आने से 1 साल पहले उसकी रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। मैं दर्शकों को बता दूं कि प्रोफेसर प्रभात वाजपेयी जी साइंटिस्ट हैं। आपके मार्गदर्शन में कई स्टूडेंट्स पीएचडी कर चुके हैं कानपुर 27 यूनिवर्सिटी। 27 स्टूडेंट। इसलिए वो जो साइंस पर बात करते हैं वो ऑथेंटिक बात मानी जानी चाहिए। नहीं, मैं पेज नंबर रेफरेंस सही बताऊंगा कि उसकी डेथ के बारे में क्या डिटेल्स है, और उसने ये बहुत साफ कहा था कि ये केवल दिए हुए डीएनए या आरएनए सैंपल की मात्रा बढ़ाने की मशीन है। थोड़ा सा मिल जाए, ज्यादा सा बना लीजिए, उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह करके आप क्लोन कर सकते हैं कि ये किस परिवार का है, कहाँ का है, क्या है, लेकिन किसी रोग की खोज नहीं कर सकते। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोरोना वायरस का आइसोलेशन किया ही नहीं गया। हाँ, आज तक ये सारे डिटेल्स डेविड आइक ने अपनी किताब द ट्रैप में लिखे हैं, सारे डिटेल्स। खैर चलिए चौथी अवस्था में आते हैं कि इसके पीछे आइडिया ये था कि वेल्दी कारपोरेट्स को एक साथ लाया जाए, जिससे कि उनको ग्लोबल सोशलिस्ट सिस्टम में दाखिल करके गवर्नेंस और फाइनेंस दोनों को कंट्रोल किया जाए, और ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। ये जिम मार्च की किताब इल्यूमिनेटी द सोसाइटी दैट हाईजैक द वर्ल्ड, उसके पेज 112 पे लिखा है। इसी कार्यक्रम में 3 स्थितियां और रह गई, और सुन लीजिए, फिर आगे मॉडर्न में आ जाएंगे। जॉनी सिल्वर कहते हैं कि अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस हैव डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट द हाउस ऑफ रॉथशील्ड, मैंने बताया था रॉथशील्ड एक बहुत बड़ा यहूदी परिवार है अमेरिका में जो फाइनेंस कंट्रोल करता है, has financed both sides of every war, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एलाइड को भी पैसा, एक्सिस को भी पैसा, दोनों पैसा हमसे लो, दोनों कर्जदार हो जाओ, उसके बाद हमारा कर्जा उतारते रहो। तो नई नहीं नहीं, इस जगह जोड़ना पड़ेगा, इस जगह जोड़ना पड़ेगा। भारत के साथ उन्होंने यही किया है, और भारत की जो जीडीपी है उसका 75% से अधिक आज भारत को कर्जदार बनवा दिया है। आप वो यही कहते हैं, आप कर्ज लो, घी पियो, और फिर इस पोजीशन में आ जाओ कि अब हमारे कर्ज को उतारने के लिए वो करो, और फिर वो डंडा चलाते हैं, और फिर आपको गुलाम बनाने की दिशा में उनका काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये असल में बहुत बड़ा खेल है, और उसी में भारत को नरेंद्र मोदी सरकार ने फंसा दिया है। इसमें एक जोड़ दूं, जब मोदी सरकार आई तब देश का जो ऋण था वो 55 लाख करोड़ रुपए था। आज वो 205 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, 205 लाख करोड़ एक्स्ट्रा हो गया है। ये सरकारी आंकड़े जी। अब ये कहते हैं कि इन्होंने यहां तक किया है कि जो अमेरिकी रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद से ये सब इन्होंने चालू कर दिया, और अमेरिका की एक ग्रेट सील कहलाती है, जिसका जो मोटो है वो वहां के डॉलर नोट्स पर प्रिंटेड होता है, और वो लैटिन वर्ड है नोवस ऑर्डे सेक्लोरम, जिसका मतलब है a new order of ages that may be new world order। अमेरिका की ग्रेट सील में ये सूत्र मेंशन है। अब रॉथशील्ड की पूरी डायनेस्टी चल रही है, वंश है उनका पूरा। एक रॉथशील्ड मर गए, कई रॉथशील्ड हैं सब, लेकिन सबके सब आपस में जुड़े हुए हैं और बड़ी एकता से जुड़े हुए हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं आपस में। वो सब एक जैसी सांस लेते हैं, एक जैसा सोचते हैं।
इसकी उन्होंने क्या किया? वजह है कि आप इधर बैठोगे तो भी उन्हीं का बंदा आके वो करेगा, उधर बैठोगे तो भी उन्हीं का बंदा, क्योंकि आपको अंत में फंड पे आना है। फंड पे कब्जा उनका है, फार्मा पे कब्जा उनका है, तमाम और सारी इंडस्ट्रीज हैं उन पे उनका कब्जा है, ड्रग्स पे, सबसे बड़ा ड्रग्स पे। इसीलिए आप देखिए भारत में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, ड्रग्स का बहुत बड़ा आगमन हो रहा है। जिस तालिबान को माना जाता है सबसे बड़ा ड्रग्स का गढ़ है अफगानिस्तान, उस अफगानिस्तान के साथ आज नरेंद्र मोदी क्यों सरेंडर कर गए? क्योंकि उस लॉबी का डायरेक्शन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कि आपको उस ड्रग लॉबी को परेशान नहीं करना है बल्कि अपने साथ लेना है, और ड्रग्स की का काम इस देश के युवाओं की नसों में भर दीजिए, जिससे हम जैसे चाहें फिर वैसे उन्हें चलाएं। जी। और इस रॉथस्चिल्ड डायनेस्टी का जो उद्देश्य है वो ये है कि स्थापित धर्मों को नष्ट करो, एक मुख्य उद्देश्य। उनका रूप बिगाड़ दो, नष्ट करो, और साथ साथ सिविल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको डिसेंट्रलाइज करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करो। एंड दिस इज अगेन डिफाइंड एज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नहीं, सेंट्रलाइज मतलब जरा दर्शकों के मतलब उसका मतलब है जो दिल्ली में जैसे सरकार बैठी है, तो दिल्ली की सरकार इतनी ताकतवर हो कि राज्यों की स्थानीय प्रशासन ये सब नगण्य हो जाए, खत्म हो जाए, सारी ताकत उसके हाथ में हो, उसके डर में बाकी जिए। जो इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जिस तरह से दुरुपयोग करके किया है, डराने का किया। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि ईडी पैरेलल स्टेट के काम कर रही है, बिल्कुल वो स्टेट बन रही है। तो वही चीज इनको करनी है ये आने के बाद में, इसीलिए इन्होंने ईडी के नियम बदले और सब कुछ बदल के उसे इस तरह की स्थिति में लेके आए। पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए, ये इसी तरह से जो कंट्रोल करते हैं धर्मों का, जो बताया हिंदू धर्म क्या होता है, वेद से चलता है, वेदांत से चलता है, उपनिषद से चलता है। धीरे धीरे क्या हुआ, जो तमाम ग्रंथ लिखे गए थे जिन्हें महाकाव्य कहते हैं, उन महाकाव्य को इन्होंने तब्दील कर दिया किसमें? धर्म में। जबकि वो धर्म ग्रंथ नहीं है, चाहे रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, ये सब महाकाव्य है। उन महाकाव्य को इन्होंने तब्दील किया। उसके बाद में उसमें एक्स्ट्रा जोड़ा कि जिस तरह से तो हिंदू शब्द धर्म का जो था, जो वैदिक धर्म था हमारा, वो वैदिक धर्म आज खत्म हो गया। कोई वैदिक धर्म नहीं कहता है, कोई हिंदू कहेगा, कोई फिर सनातनी में आ गए। तो ये लगातार उसे विकृत कर रहे हैं और इस तरह से करके धर्म के स्वरूप बिगड़ रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम्स में, उनके यहाँ जो होता था इस्लाम से चलता था, मुसल्लम ईमान है चलता था, आज उसको विकृत करके वहां पर किया जा रहा है। इसी तरह ईसाई धर्म में जो कैथोलिक और सबके उनका एक चलन था, उसको बिगाड़ा जा रहा है। तो ये सारे क्रम चल रहे हैं। सिख धर्म जो है गुरुओं की मान्यताओं, गुरु ग्रंथ से चलता था, आज गुरु ग्रंथ के हिसाब से नहीं चल रहा है, आज एक नई तरह की व्यवस्था कर दी। ये चीज डिफाइन करता है कि कैसे वो विकृत करते हैं और इसके बाद में करते हैं। जी सर। एक पैनल और देख लीजिए, अभी अमेरिका की ग्रेट सील की बात की। कार्ल मार्क्स या रूसी कम्युनिज्म, इनके 4 उद्देश्य। पहला उद्देश्य इनका ये भी उसी डीप स्टेट से की ही पैदाइश है। उन्हीं ने इनको भी खड़ा किया था ताकि दुनिया में एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी दो व्यवस्थाएं पैरेलल चले, फिर जो एक्सपेरिमेंट में ज्यादा ठीक महसूस होगी उसको बढ़ावा दिया जाए। ये वैसे ही है जैसे संघ कहता था पक्ष भी हमारा विपक्ष भी है हमारा। उसने कांग्रेस के पैरेलल खड़ा कर दिया आम आदमी पार्टी को।
और आम आदमी पार्टी जैसे तमाम संगठन खड़े किए। मैं इसमें और थोड़ा सा जोड़ूंगा, 1925 चले जाइए, 1925 में दो संगठन बनते हैं, एक वामपंथी एक हिंदूवादी संगठन। वामपंथी भी सीपीएम उसी समय बना और उसी समय बना आरएसएस, दोनों। और दोनों ने जो वही खेल किया जो सर ने बताया कि जो चीज उनके ध्येय में है कि कैसे हम ये करेंगे, इन्हीं को वो करेंगे और उसके बाद इसमें आप फंसेंगे, इधर हम अपना काम निकालते रहेंगे। ये है ये जैसे सावरकर और मुस्लिम लीग, जिन्ना का मुस्लिम लीग, दोनों जी साथ जी मिलकर सरकारें चला रहे थे और बिल्कुल। कोई हिंदू की बात कर रहा था, कोई मुसलमान की बात मतलब मुनाफा हमारा, मरने वाले आपके। जुड़वा संतानें आपस में लड़ती रहें ताकि मोहल्ले वाले समझें इनमें झगड़ा है और सारे मोहल्ले से समर्थन और सपोर्ट लेते रहें। वाह ये वो है सर, वाह। अब आज इनके चार आज आगे उद्देश्य बढ़ रहे समझिए हैं डॉक्टर। कि अगले एपिसोड पर जा रहे हैं? नहीं अभी इसी चल रहे हैं। हाँ बस ये आखिरी है, ऑलमोस्ट 2 मिनट प्लीज हमको दे दीजिए, हम खत्म कर देंगे इसको। प्लीज सर। तो इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का ये था, एक तो नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश कीजिए, दूसरे जो ऑर्डर नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, स्थापित सरकारें हैं, उनको हिलाना डुलाना शुरू करिए, खत्म करिए। मतलब तीसरा था देखिए, इसका इसका मैं उदाहरण भी दे दूं, एक मिनट। पंडित नेहरू की सरकार मजबूत थी तो उसे हिलाने के लिए उन्हीं के अंदर से जो कांग्रेस के पार्ट हुआ करते थे, जो पंडित नेहरू के ही तैयार किए हुए थे, क्या कहते हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इनको किया गया और ये पंडित नेहरू के खिलाफ हमला करने लगे। और जब इंदिरा गांधी की सरकार बहुत स्टेब्लिश हो गई तो उन्होंने उसे हिलाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस, ये मोरारजी देसाई, कांग्रेस को तोड़ दिया। दो कांग्रेस हो गई, एक इंदिरा कांग्रेस एक अदर कांग्रेस। और इस तरह से करके इन्होंने खड़ा किया। जब इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोट किया तो जब जब किया तो जैसे देखिए 1974 में जिस दिन उन्होंने किया उसके 1 महीने के अंदर जयप्रकाश नारायण ने पूरा संपूर्ण क्रांति की घोषणा कर दी। जैसे ही इंदिरा गांधी ने सिक्किम को तोड़ के भारत में मिलाया, 1 महीने के अंदर ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी हाई कोर्ट ने। इसी तरीके से तमाम जो है हमले उन पर हुए हैं, पूरे देश में हड़ताल करा दी गई, सरकार को अस्थिर करने के लिए मंत्रियों को मरवाया जाने लगा और ये कहा जाने लगा। ये सब उसी का पार्ट। जी, वो आरएसएस का एक अरे ये सीआईए का एक संगठन जिसके जेपी अध्यक्ष हुआ करते थे, ये जयप्रकाश नारायण 28 साल उसके अध्यक्ष रहे, कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम। जी और जी सर। इन कम्युनिस्टों का एक एजेंडा ये भी था कि सारे स्थापित धर्मों को नष्ट कर दो। और इंटरेस्टिंग ये है कि सब कुछ करने के बाद पुतिन आज भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का क्रॉस पहनते हैं। तो जनता के लिए नष्ट करो, अपने लिए बनाए रखो। अब देखिए जॉर्ज बुश ने एस डब्ल्यू बुश, इन्होंने सबसे पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाम लिया पब्लिक फेस पर। इसके पहले ये नाम नहीं लिया जाता। इसके बाद हिटलर का एक सिद्धांत आया था कि जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करो, उसके साधन की पवित्रता को किनारे रखो। यानी जो गांधी की नरेंद्र समस्या, मोदी ने, नहीं सुन लीजिए, जो नरेंद्र मोदी ने अभी कहा, जो नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी, ब्लैक वो कहते थे, अब उन्होंने वही कहा कि काला है, सफेद है, कैसा है, क्या है, लेके आओ। बात समझिए, ये वही चीज है। अपनी ही बात से क्यों पलटे? क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह रहा है काला सफेद खराब कोई भी गुनाह करो। एक तरफ तो बोलो गौ हत्या अपराध है, गुजरात में बोलो, यूपी में बोलो, मध्य प्रदेश में बोलो, इधर बोलो, राजस्थान बोलो, लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट पहुंचो, असम पहुंचो,
उधर पहुंचो तो कहो नहीं गाय खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ। गोवा पहुंचो तो गाय खाओ, उधर जाओ तो गाय खाओ। पश्चिम क्या नाम, तमिलनाडु और उधर पौंडचेरी और उधर जाओ तो गाय खाओ, और ये इनके लोग खाते हैं। तो ये उदाहरण, और सबसे ज्यादा गौमांस का जो निर्यात हो रहा है नरेंद्र मोदी सरकार में हो रहा है, और ये करने वाली जो देश की टॉप 5 कंपनीज हैं उनमें 4 कंपनीज के मालिक हिंदू हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि कैसे और काम हो रहा है। इनसे फंडिंग भी लिए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। जी, वही तो बात आगे की यही मैं कह रहा हूं कि कोई गलत सही नहीं है, हमें हमें लाभ होना चाहिए। जी वाह, डॉक्टर साहब, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जिस किताब से, उसका नाम था इल्यूमिनेटी द सोसाइटी दैट हाईजैक द वर्ल्ड। जिम मार्च की किताब है। उसने बड़े ऐतिहासिक रूप से तथ्यों को उसमें संभाला। तो अब तक जो ऐतिहासिक तथ्य बात कर रहे थे वो तो ये है, और जो आज के समय की बात कर रहे हैं वो जिम मार्च की ही दूसरी किताब है, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ट्रिलियन डॉलर कॉन्स्पिरेसी। अब इस उसमें जो पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया है। सर, इस पे जो है अगले एपिसोड पे बात करेंगे, क्योंकि आज 31 मिनट हो चुका है, 32 मिनट, हाँ हाँ, तो है ना। तो ये करके तो अब आप उसी समझ में गए। बराक ओबामा ही बोल देंगे। मैं अब इसको वो कर देता हूं, समराइज कर देता हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो शब्द बाद में दिया गया, ये चल रहा था, और जो चल रहा था उसमें जो चीजें कही गई कि ये गलत है, पहले ये प्रचारित करो दूसरे को लेके, गलत, ये बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ये तालिबानी, ये नहीं है, बैड तालिबान, गुड तालिबान, कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं है, और इस तरह से करके जो बातें होती, बाद में जो ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, ये बातें, और बाद में इन सब से पल्ला झाड़ लो और कहो बस आओ 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 प्रॉफिट। यही नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरा, कर्जदार बनाओ हर व्यक्ति को। राज्यों को क्या कहा जाता है, हम देंगे आपको पैसा, लेकिन आप जो है आरबीआई से कर्ज लीजिए, आप कर्ज उठाइए, तो आप कर्जदार बनिए, कर्जदार बन के खड़े होंगे तब हम आपको देंगे, यानी आपको भिखारी बना के देंगे। तो कुल मिला के इस तरह से सारी शक्तियों का अपने अंदर, हमारे पास ताकत रहेगी, आप सब हमारे से डर के रहोगे, ये माहौल। तो यही हुआ है, यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फर्स्ट चैप्टर। जी आज जिस प्रकार से डॉक्टर प्रभात वाजपेयी जी और अजय शुक्ला जी ने जिस प्रकार से वर्ल्ड न्यू ऑर्डर की बात करी है, हमारी आंखें खोल दी है। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को भी ये समझना होगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन आ रहे थे, इनके कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे थे राजनेताओं, राजकीय शासकों के, वो हमारी समझ में नहीं है, समाज से परे रहते। आज आपने हमारी आंखें खोल दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और अगले एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में, तो हमारे सभी दर्शकों को भारत के परिप्रेक्ष्य में और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में काफी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। और मैं इंतजार कर रहा हूं डॉक्टर प्रभात वाजपेयी जी से और अजय शुक्ला जी से नेक्स्ट एपिसोड में हम कितनी इंटरेस्टिंग बातें लाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।